नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पटेल अविनाश, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत करता हूं आदेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको पढ़ने का और समझने का एक बेहतर माध्यम मिलेगा। यहां पे आपके प्रत्येक डाउट को नोट्स के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। हर सब्जेक्ट के नोट्स भी उपलब्ध होंगे। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में क्या पढ़ते हैं हम। क्लास 12th की रसायन, आज चैप्टर नंबर 1। उससे पहले हम थोड़ी सी बात रसायन विज्ञान के विषय में कर लेते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो 12th क्लास की है उसको बेटा हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। हमने क्या, पाठ्यक्रम ने आपके 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से 5th नंबर तक चैप्टर जो है आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन विलयन, ठोस अवस्था विलयन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, चौथा आपका आएगा अभिक्रिया की कोटि, जो भी आता है वो आपका, और पांचवा प्रश्न रसायन। ये सारे चैप्टर आपके क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर जो चैप्टर है, सेकेंड पार्ट जो होगा आपका होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड नंबर जो इसमें पार्ट में पढ़ोगे, यहाँ पे आपको 6 नंबर से 9 नंबर तक के चैप्टर आपके सेकेंड पार्ट में आएंगे, जो इनऑर्गेनिक में आएंगे। कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, अमोनिया या मेथेन, तत्वों का निष्कर्षण, सांद्रण, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ने को मिले। देखते हैं तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट, अगर आपको नहीं समझ में आती है केमिस्ट्री तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे आपको कार्बनिक रिएक्शन मिलेंगी, कार्बन की रिएक्शनें मिलेंगी वहां पे। और इसके बाद आपका चौथा पार्ट जो आता है वो होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब जीव रसायन, जैविक रसायन। यहाँ पे 15 और 16 नंबर चैप्टर आपको जैविक रसायन से मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं रसायन की तरफ, देखते हैं क्या है रसायन। सबसे पहले हम जान लेते हैं रसायन क्या है, केमिस्ट्री क्या है। रस धन आयन हमने तोड़ा है, यानी जहां पर हमें कुछ लिक्विड, रस मतलब लिक्विड, और उनके आयनों का अध्ययन करने को मिलेगा। ये हम सीधा ऐसे कह रहे हैं जैसे कि शब्द से पूछा हो। हमने शब्द से पूछा तो रस मतलब लिक्विड और आयन मतलब उनके जो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये हमने शब्द से पूछा है। अब बात करते हैं परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा क्या है, हमने विज्ञान पे बात किया था कि विज्ञान की ये ब्रांच है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है, ब्रांच है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, तत्व एवं उनके संघट्यों का, तत्वों एवं उनके संघट्यों का, गुणों का आदि का अध्ययन करते हैं। या कह सकते हैं आप पदार्थ एवं उसकी मात्रा या उसके निर्माण विधियों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। इसकी और भी परिभाषाएं हो सकती हैं, और भी परिभाषाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ रसायन विज्ञान की परिभाषा पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पढ़ना नहीं है। हमें बोर्ड एग्जाम में रसायन विज्ञान की परिभाषा नहीं लिखनी है। तो हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी के बेस पे बात करेंगे। जब जरूरत होगी रसायन की परिभाषा और अच्छे से और डीपली जाने की, तब हम बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे एक चौक होती है, चौक किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, वो जल में घुलेगी या नहीं घुलेगी, आखिर गर्म करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर क्या होता है, यही सारी घटनाएं। मैंने चौक तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, अदर भी
आपके एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड होंगे, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री से पहला टॉपिक आता है, पहला चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट। क्या आता है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? सॉलिड स्टेट को हम हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। क्या कहते हैं बेटा? ठोस अवस्था। तो आपको पता है ठोस अवस्था, तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ठोस अवस्था के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ी सी और बातें करेंगे, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, जिससे हमें सॉलिड स्टेट को पढ़ने में आपको आसानी हो सके। तो आज की क्लास जो है बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास समझ के पढ़िएगा, जिससे कल आने वाली क्लास आपको और बेहतर समझ में आए और अच्छी समझ में आए। क्या होगा चलिए देखते हैं। सॉलिड स्टेट, स्टेट मतलब होता है अवस्था, ठीक है। स्टेट मतलब हमने क्या बताया बेटा आपको? अवस्था। तो बेटा क्या अवस्था एक ही होती है? जी नहीं। अवस्थाएं कितनी होती है? अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था पे बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, लेकिन आप सिर्फ 3 जानते हो, हम तो 4 पढ़े हैं। अगर कह दे आपसे प्लाज्मा भी होती है तो क्या आप जानते हैं? जी नहीं। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहाँ, क्या होती है और कैसे होती है। तो चलो सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। उससे पहले ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है, और इसको हम चैप्टर के नेम के बेस पे लिख देते हैं। चलिए इसको हम साइड में लिख देते हैं। क्या? सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। चैप्टर नंबर 1, ठीक। ठोस अवस्था। अब देखते हैं ठोस अवस्था का पहला टॉपिक क्या होगा। पहली चीज तो पदार्थ की अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। क्या बात करेंगे? थोड़ी सी जानकारी लोगे बेटा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत होता जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्था, ठीक है। हमने क्या लिखा? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। हमने क्या लिख दिया? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। तो आप जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलो हम भी 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन से भैया 3 भाग थे हमारे? एक तो था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड, और तीसरा था गैस। कौन कौन सा था भाई? पहला हमने पढ़ा था सॉलिड, ठीक। दूसरा क्या पढ़ा था? लिक्विड। तीसरा क्या पढ़ा था? गैस। चलो गैस को हिंदी में गैस कहते हैं, सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं बेटा, और इसको द्रव कहते हैं, और इसको बेटा क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे हम इसके बारे में। बेटा एक चीज हमने कहा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे हमारे पास समस्या आ रही है कि ठोस, द्रव, गैस है क्या। हम 9th में भी पढ़ के आए हैं, और हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे क्या? ठोस, द्रव, गैस की। तो क्या होता है ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम इन तीनों को क्लासिफाई करते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ
कि हम जब बचपन में पढ़ते हैं तो ठोस में हम ये पढ़ते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो चलो देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था बचपन में। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ बने होते हैं। चलो देख लो, क्लियर। ठोस वे पदार्थ होते हैं जो या जिनके कण बहुत पास पास होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ऐसा लिक्विड में हमने क्या पढ़ा था? हमने लिक्विड में पढ़ा था, द्रव में ये पढ़ा था कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। हम बचपन की परिभाषा को दोहरा रहे हैं जो 9th में पढ़ के आया। क्या कहा जाता है कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके कण, देखो बेटा क्या होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। ऐसा हमने क्या पढ़ा था? बचपन में पढ़ा था। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे ये था द्रव। अब बात कर ले गैस की। तो गैस में हमने क्या पढ़ा था कि ठोस की अपेक्षा या द्रव की अपेक्षा बात करें तो गैस के जो कण थे वो बहुत दूर दूर थे। तो चलो गैस के कण क्या थे? बहुत दूर दूर थे। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये ऐसा हमने बचपन में पढ़ा था। तो अब यहाँ इतना हमने बचपन में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था या 6, 7, 8 में पढ़ के आए होंगे। अब इन्हीं चीज़ों से हम और बात करेंगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमने कहा ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। तो बेटा पहली चीज़, जिन बातों को हम कण कहते थे, जो हम बचपन में कण कहते थे, अब उसको हमें कण नहीं कहना है। अब उसको हमें कण नहीं कहना है। तो जब कण नहीं कहना है तो फिर कहना क्या है? तो जिसको कण कहते थे उसको अब हम अवयवी कण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयवी कण। इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, ठीक है, या पार्टिकल्स कण, ठीक है। तो अवयवी कण कहेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। अब देखो बहुत पास पास है, तो इसमें हमने क्या पाया कि ये बहुत पास पास है, तो इनके साथ क्या कंडीशन होगी कि जब ये बहुत पास पास है तो निश्चित तौर पर इनके कणों के मध्य कोई ना कोई बल खींच रहा है, बल लग रहा है। भाई ये कण इस कण के पास है और यहाँ हम देख रहे हैं ये कण थोड़ा थोड़ा दूर है, ये कण देख रहे हैं बहुत दूर है। तो मतलब इनके कणों के बीच में हमने क्या पाया? कुछ आकर्षण है। तो ठोस पदार्थ को जब हम देखते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि ठोसों का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो चलो देखो हम क्या लिख लेंगे? ठोस का सीधे सीधे लिखते हैं, इसका आयतन और आकार क्या होते हैं बेटा? निश्चित होते हैं। क्या निश्चित होता है? आयतन को वॉल्यूम और आकार को शेप कहते हैं। तो हमने क्या पाया कि ठोस जो होता है इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आप कोई भी ठोस चीज ले लीजिएगा, उसका आकार तो निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों एक दूसरे के गुणित में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ठोस। अब बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में हमने क्या पाया? एक बात याद रखना, कण को अवयवी कण कहते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो यहाँ पे बात हमने क्या की? लिक्विड में हमने क्या पढ़ा? लिक्विड में हमने पढ़ा कि आकार तो निश्चित नहीं होता है, आकार तो निश्चित नहीं होता है, पर आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। तो मतलब क्या लिख सकते हो बेटा इसमें? आयतन निश्चित परंतु या किंतु
आकार अनिश्चित होता है। कैसे भाई? आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। जो वो है वो तो वही रहेगा, उसका जो गुणज है वो तो आयतन वही रहेगा जितनी है, लेकिन आकार निश्चित क्या होता है? लिक्विड की एक विशेषता ये होती है कि उसको जिस पात्र में डालते हो वो उसका शेप ले लेता है, उसका आकार ले लेता है। तो ये खास बात हो गई लिक्विड की। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है। ठीक, अब बात करें गैस की, तो गैस में हमने क्या देखा? गैस में हमने देखा कि ना तो उसका आयतन निश्चित होता है ना आकार, क्योंकि उसको जितनी बार हम ट्रांसफर करते हैं, इस पात्र से दूसरे पात्र में डालते हैं, तो उसकी जो आयतन होती है, मात्रा जो होती है, वो कम होती रहती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आयतन और आकार क्या दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दोनों अनिश्चित होते हैं। तो आयतन अनिश्चित, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? और यहाँ पे क्या था कि ये पात्र का आकार ले लेता है, लेकिन गैस के लिए क्या होता है? गैस जिस पात्र में भरते हैं, गैस जिस में रखते हैं, वो उसको क्या करता है? प्रेशराइज करता है, उसकी दीवारों पर दाब देता है। तो दीवारों पे दाब देने का मतलब क्या है भाई? उसके हर एक कण एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग अलग भाग रहे हैं। मान लीजिए कि हमने किसी बोतल में भर लिया, किसी बोतल में अगर भरते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए ये बोतल है हमारी, इस बोतल में अगर हमने भर लिया तो भरने के बाद इसका प्रत्येक कण अलग अलग इसकी दीवारों पे क्या करेगा? प्रेशर देगा, दाब देगा। तो मतलब क्या है? इसका हर एक कण अलग अलग भाग रहा है। तो ये बात अभी स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमने क्या कहा। आकार जो होता है ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, और लिक्विड का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। अब बात करें गैस की, तो गैस में बेटा क्या होता है? आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों? अब ये सारी चीजें जान ली, ये होता है, लेकिन क्यों होता है इस बात पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब बात चर्चा करने की है तो यहाँ स्पेस है हमारे पास, मैं स्पेस पे बात कर लेता हूँ। तो हमने क्या देखा? स्पेस में क्या है हमारा ये कि बताया गया कि ठोस के अवयवी कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ये हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, यही तो हम पढ़े कि ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। तो मतलब ये हो गया कि जब ये कण एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के पास होने का मतलब क्या है? ये दोनों मेरे हाथ हैं और दोनों कण हैं, एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो निश्चित तौर पे इन दोनों को कोई ना कोई एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहा है, तभी तो ये पास है। एक दूसरे के पास होने का कारण क्या है? कि इनको निश्चित तौर पे कोई ना कोई आकर्षित कर रहा है। तो जो आकर्षित कर रहा है वो क्या है? एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। भाई आकर्षित कर रहा है तो कोई ना कोई बल है, और उस बल को हम क्या कह सकते हैं? आकर्षित कर रहा है, तो इसलिए उसको नाम हम क्या दे देते हैं? आकर्षण बल। क्या काम कर रहा है बेटा? यहाँ पे इनके कणों के मध्य क्या काम कर रहा है? आकर्षण बल काम कर रहा है। ये हमने जान लिया। अब लेकिन एक बात और आती है, बल तो यहाँ भी काम कर रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा दूर दूर है। अगर यहाँ बल न काम कर रहा होता तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते। तो ये बात तय हो गई। तो यहाँ पर जब आकर्षण है तो यहाँ पे कैसा आकर्षण है? यहाँ पे बहुत ज्यादा पास पास है, तो मतलब इनके कणों के मध्य क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है। और बहुत ज्यादा आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? प्रबल। अधिक के लिए क्या प्रयोग करोगे? प्रबल। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इनके कणों के मध्य कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? प्रबल आकर्षक बल कार्य करता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ठोसों के क्या अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल आकर्षक बल कार्य करता है। तो हम क्या लिखेंगे? ठोसों के अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षक बल कार्य करता है। अब देखिए बेटा, जब इतना ज्यादा बल कार्य कर रहा है
इतना ज्यादा बल इनके ठोसों के बीच में कार्य कर रहा है कि अगर इसको हम धक्का भी देंगे, अगर पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो इनके कण अपने ही स्थान पे जहां पे हैं, ये कण अगर इस जगह है तो इसी जगह पे वाइब्रेट होगा, मात्र हिलेगा, लेकिन वो अपने स्थान से इधर उधर ना के बराबर होता है। तो आप समझ गए, बहुत ज्यादा बल कार्य कर रहा है, तो इनके बीच जो बंध लगा है, बॉन्ड लगा है, उसको तोड़ पाना संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये तो था ठोस प्रबल आकर्षक बल इनके कणों के मध्य। तो जब ये क्या है भाई, अगर इस पे हम धक्का भी मारेंगे तो ये इधर से उधर हिलके नहीं जाएगा। यहाँ पे है ये कण, इस पे धक्का मारा, ये इस पे धक्का मारेगा, ये इस पे धक्का मारेगा, तो तीनों एक दूसरे पे धक्का मारेंगे, लेकिन तो ये अपने स्थान पे वाइब्रेट होते रहेंगे, इसलिए ये अपने स्थान से इधर उधर नहीं होंगे। तो जब ये इधर उधर नहीं होंगे तो मतलब इनका आकार क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, ये कारण है कि ठोसों का आकार निश्चित होता है, क्योंकि उनके अवयवी कण अपने स्थान से अलग नहीं होते, हटते नहीं है, वो वहीं पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो आपको, हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया हो गया। तो चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। वॉल्यूम, आयतन का भी यही कारण है कि वो कम ज्यादा नहीं होंगे तो निश्चित रहेगा। अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में हम बात करते हैं, कहा जा रहा है कि इनके कण जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं, थोड़ी सी दूरी पे होते हैं। इनके कणों के मध्य थोड़ी थोड़ी दूरी होती है। क्या कहा जा रहा है, ठोस की अपेक्षा। बात तो यही पढ़ी थी हमने कहा था कि द्रव के कणों के मध्य जो होता है, क्या होता है, आकर्षक बल तो कार्य करता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल कार्य करता है। तो कैसे कम करेगा भाई, यहाँ देखो इनके द्रव के जो कण है वो कुछ दूरी पे है। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी बचपन में कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण, पहले हम कण पढ़ते थे, अब अवयवी कण पढ़ रहे हैं। इनके अवयवी कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो थोड़ा दूर दूर, तो इनके कणों के मध्य स्पेस है, यानी जगह रिक्त है। तो हमने क्या पाया कि इनके कणों के मध्य जो बल कार्य करेगा वो ठोस की अपेक्षा कम होगा। तो ठोस में कौन सा बल कार्य कर रहा था, प्रबल। तो यहाँ कम बल कार्य कर रहा है, तो कम बल कार्य कर रहा है, तो कम बल के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, तो कम बल के लिए हम लगाएंगे कि दुर्बल आकर्षक बल। भाई बल तो आकर्षण का ही लग रहा है, लेकिन बस शर्त ये है कि यहाँ पे ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे कम लग रहा है। तो कम के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, दुर्बल लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बल हो जाएगा, दुर्बल आकर्षक बल कार्य करेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे दुर्बल आकर्षक बल कार्य करता है, या सीधे शब्दों में लिखेंगे इनके कणों के मध्य दुर्बल आकर्षक बल कार्य करता है। तो ये हो गया आपका ये। अब बात आती है कि ठोस का आकार क्यों निश्चित नहीं होता, क्योंकि हमने कहा आयतन तो निश्चित रहेगा, आकार निश्चित नहीं होगा। देखो बेटा यहाँ पे कुछ स्पेस है इनके कणों के मध्य है, तो जब स्पेस है, अगर हम इस पे पुश करेंगे या पुल करेंगे तो ये इस पे टकराएगा, ये इस पे टकराएगा, और ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे। तो ये वाला उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब आकार निश्चित नहीं है। तो यहाँ से एक चीज और मिल गई हमको कि इनमें बहने का गुण होता है, विसरण का गुण होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द्रव में बहने का गुण होता है। आप तो सोच रहे होंगे सर तो हमें बस ठोस द्रव गैस में ही फंसा के रखे हैं, बेटा शायद कुछ जानकारी आप पहली बार ले रहे हो, तो इसलिए इसको जरूर देखें, तभी आपका चैप्टर पूरा क्लियर। ये हो गया हमारा द्रव, हमने पढ़ लिया द्रव के कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, इनमें बहने का गुण होता है। तो चलो भैया आ गई अब हमारी गैस। गैस आप देखते हैं कमरे में छोड़ते हैं वो गायब हो जाती है, कमरे में छोड़ते हैं और वो गायब हो जाती है, क्यों। और हमने गैस में क्या पढ़ा था, आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो मतलब हमने क्या यहाँ पढ़ा था, ठोस के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल, द्रव में दुर्बल आकर्षण बल,
और गैस में जब बात करें तो इनके कणों के मध्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है। तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यानी कि कणों के मध्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो गैस है इनके कणों के मध्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, क्यों भाई, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, हमने ये पढ़ा होते हैं। अब इन दोनों कणों के बीच में कोई आकर्षण नहीं। आप देखते हैं जब तक इसको हम डिब्बे के अंदर बंद रखते हैं तब तक तो होता है, जैसे ही डिब्बा खोल दिया एक कण इधर एक कण उधर एक दूसरा, कुछ ही क्षणों में गैस गायब हो जाती है। तो क्या मतलब हुआ कि इनके कणों के मध्य कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो ये होती है गैस। तो गैस में तो बहुत ही ज्यादा बहने का गुण होता है, गायब भी हो जाती है द्रव की अपेक्षा। द्रव आपको बहते हुए दिखाई देता है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने श्यानता पढ़ा होगा। श्यानता फिजिक्स में भी कहीं कहीं इसका जिक्र किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ठोस, द्रव, गैस को। तो चलिए पहली हेडिंग डालिए ठोस। इसको बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लीजिएगा, स्टेट ऑफ मैटर लिख के और ऐसे ही एरो देकर, ऐसे लिख के आयतन और आकार निश्चित होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है लिखकर, ताकि शॉर्ट ट्रैक में आसानी से रिवीजन हो जाए। इसको बनाने के बाद आप लिखिए, पहली हेडिंग डालिए सॉलिड। पहली हेडिंग डालिए सॉलिड। चलिए परिभाषा लिखिए ठोस की, सॉलिड स्टेट की, सॉलिड की लिखिए, ठोस की क्या लिखेंगे, पदार्थ की वह अवस्था, लिख लीजिए फेयर कॉपी पे, आप लोग पेन कॉपी लेके लिखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है, फिर से एक बार देख लीजिए मैंने क्या बोला। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन व आकार निश्चित होता है, क्योंकि उनके अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कण को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूटिकल पार्ट्स या पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है, क्योंकि उनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, ठोस कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि, ठीक है। हो गया आपका ठोस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लिक्विड, द्रव। लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए बेटा, क्या लिखना है आपको परिभाषा में, लिखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उनके कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे उनके कणों में बहने का गुण उत्पन्न हो जाता है, या फिर कह सकते हो जिससे उसमें बहने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है, ठीक है। ये आपकी परिभाषा द्रव की हो गई। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनके कणों के मध्य क्या होता है बेटा, दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे इनके कणों के मध्य बहने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ये हो गया आपका द्रव। अगली हेडिंग डालिए गैस। अगली हेडिंग है गैस। गैस क्या होती है, गैस देखिए, पदार्थ की वह अवस्था, आप थ्योरी स्वयं बना सकते हैं बेटा, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप परिभाषा स्वयं लिख सकते हैं, फिर भी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ। अगर 9th में होते या 10th में होते तो मैं बोर्ड पे लिख देता, लेकिन आप 12th में हैं, इस बात को जहन में रखिए, परिभाषाएं आप बनाना सीखिए।
आप बुक रीडिंग करना सीखिए। अगर आप बुक रीड करोगे तभी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फेस कर पाओगे, आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए गैस लिख लीजिए। क्या हमने बोला? पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत या जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी दोनों निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और इनके कणों के मध्य, क्योंकि इनके कणों के मध्य क्या होता है? कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। क्या कहलाती है? गैस अवस्था कहलाती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थ्योरी लिख लीजिए। क्या हमने बोला? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इनके कणों के मध्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है, गैस अवस्था कहलाती है। ये हो गई गैस अवस्था। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, इसी चैप्टर से क्या होता है। देखिए, पढ़ना है हमें बेटा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ठोस अवस्था के सामान्य गुण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था के सामान्य गुण। चलिए पहले तो थोड़े थोड़े गुण के बात में कर लेते हैं। पहला गुण आप क्या निकाल सकते हो? ठोस को हमने पढ़ा था कि ठोस कठोर होता है, दृढ़ होता है, इंग्लिश में बोले तो रिजिड होता है। क्या हम लिखेंगे? ठोस कठोर या दृढ़, इंग्लिश में रिजिड होता है, ठीक है। ये पहला कैरेक्टर हो गया, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आप क्या लिख सकते हो? यानी कि पहली चीज हमने पढ़ा कि ठोस कठोर होता है, दृढ़ होता है। जब हमने ठोस में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि दूसरी चीज हम लिख रहे हैं कि ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। आकार मतलब शेप, ठीक। क्या होता है? निश्चित होता है। आप समझ गए? कुछ अलग से नहीं लेना है बेटा, जो चीजें हम जानते हैं वही गुणों में लिखना होता है। आप समझने का प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे, बहुत सारा हो जाएगा। तो हमने क्या कहा? ठोस कठोर, दृढ़, रिजिड होते हैं। ठोस का आकार शेप निश्चित होता है। अब आगे क्या होता है? नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं? ठोस असंपीड्य होते हैं। क्या? ठोस असंपीड्य। असंपीड्य, असंपीड्य मतलब क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबल, मतलब जिसको दबाया ना जा सके। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात? हमने क्या कहा? ठोस असंपीड्य होते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमने क्या बताया। ठोस असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबिलिटी होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या निकाल सकते हैं? घनत्व, डेंसिटी क्या होता है? उच्च होता है। तो हम क्या लिखेंगे चौथा पॉइंट डाल के? ठोस का घनत्व। ठोस का घनत्व उच्च होता है, ठीक। ब्रैकेट में लिख लीजिए हाई डेंसिटी, ठीक। हमने क्या कहा? ठोस का घनत्व उच्च होता है, यानी कह सकते हो कि सॉलिड हाई डेंसिटी के होते हैं। अब अगली चीज क्या है? अगला हम क्या लिख सकते हैं? घनत्व हो गया। उसके बाद गलनांक और क्वथनांक भी तो 2 वर्ड हम पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ के आए थे, गलनांक और क्वथनांक। तो ठोस के लिए गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? ये भी उच्च होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5वां पॉइंट डाल के कि ठोस का गलनांक। गलनांक को क्या कहते हो बेटा? मेल्टिंग पॉइंट, है ना। गलनांक और क्वथनांक को क्या कहते हो? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या लिख सकते हो? हाई एमपी एंड बीपी। शॉर्टकट में लिखते हैं बेटा एमपी और बीपी। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट,
BP का मतलब हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ठोस का गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इनमें और एक चीज हमने पढ़ा था, द्रव में बहने का गुण था और ठोस में बहने का कोई गुण नहीं था। तो हम क्या लिखेंगे, इनमें बहने का गुण नहीं होता है। तो बहने के गुण को हमने दूसरे नाम से क्या बताया था, विसरण का गुण। तो हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट डाल के लिख लेंगे कि इसमें बहने का गुण, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विसरण का गुण नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन। विसरण को आप क्या कहते हो बेटा, डिफ्यूजन का गुण नहीं होता है। तो मतलब ये आपके 5-6 हमने क्या जनरल प्रॉपर्टीज बता दी है। तो जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार। बेटा इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे कॉपी पे कर लीजिएगा, आप बेहतर बन जाएंगे। चलिए अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, जनरल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोसों के सामान्य गुण। आपने सामान्य गुण में घनत्व तो देख लिया, ठीक है, गलनांक, क्वथनांक, डिफ्यूजन, बहने का गुण नहीं होता है, सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली। तो मेन चैप्टर हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था यानी अभी तो सिर्फ ठोस पढ़ रहे थे, अब ठोसों के प्रकार में जाना है बेटा। ठोसों के प्रकार कितने होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड मतलब क्या है, ठोसों के प्रकार या ठोस के प्रकार। ठोस कितने प्रकार का होता है बेटा, तो ठोस के प्रकार की बात करें तो ठोस जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है। चलिए देखिए कौन कौन सा होता है। एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन, जिसको आप एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हो। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन, क्या इसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसको क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलीय ठोस। और इसको क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। हमने क्या कहा, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, क्या होती है परिभाषा, इसके बारे में हम डीपली कल जानकारी लेंगे, कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाने के लिए आप इस पे थोड़ी सी चर्चा करके आइएगा, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, किताब को पढ़िएगा, तब आप बेहतर स्टूडेंट बन पाएंगे। और इसी तरह अच्छे वीडियो देखने के लिए या बेहतर बनने के लिए आप देखते रहें आदेश क्लासेस के हर एक वीडियो को। जय हिंद,